डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और जैसा कि आप जानते हैं, हम जो आपके लिए एमसीक्यू सीरीज लेके आए हुए हैं 12th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक से रिलेटेड। और उसमें हम इससे पहले जो पार्ट फर्स्ट है चैप्टर 9, हालांकि ये डिलीटेड चैप्टर है लेकिन इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए चैप्टर करवाने का हमारा एक मकसद रहा है। और इसमें आपको थोड़ा सा एक ट्रिक्स और टिप्स से ये चैप्टर करवाया जाएगा, और जिसके अंदर आपको केवल उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है जो हम थोड़ा कवर करते चलेंगे। हालांकि क्वेश्चन तो किसी भी जगह से उठ के आ सकता है, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया ज़रूर मिल जाएगा कि किन टॉपिक्स पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये आज हमारी सेकंड क्लास रहेगी। इससे पहले फर्स्ट क्लास में हम 1 to 15 क्वेश्चंस हैं वो सोल्व कर चुके हैं, और आज हम सेकंड क्लास के अंदर 30 क्वेश्चन तक सोल्व करेंगे। 16 to 30 क्वेश्चन रहेंगे। और इससे पहले आप फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, क्योंकि वहाँ पे हमने थोड़ा बेसिक्स भी डिस्कस किया था और वहाँ पे पढ़ने के बाद आप थोड़े से ये क्वेश्चन ईजिली सोल्व कर भी सकते हो। तो आज हम बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन या फिर ओवरऑल क्वेश्चनिंग की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू कर लेते हैं। करेक्ट पेयर आपसे पूछा हुआ है, फिर जैसे मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है एक प्रकार से। एपीकल्चर का भी यदि आपको बेसिक सा भी पता है, वहीं से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। आ जाते हैं इस टाइप के भी बेसिक क्वेश्चन, कभी आपको आंखों पे विश्वास ही ना हो, कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको इस टाइप के भी। एपीकल्चर मतलब हनी बी प्रोडक्शन या हनी बी जो कल्चर किया जाता है ना, उसी से रिलेटेड रहता है। सेरिकल्चर सिल्कवॉर्म से रिलेटेड होता है, हमको पता है। पीसी कल्चर फिशीज से रिलेटेड होता है। एक्वाकल्चर में एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, और फिशीज भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में ही आ जाती है। एक्वाकल्चर एक बहुत बड़ा, मतलब हम वाइडर वर्ड मान सकते हैं। इसके अलावा एक मैरीकल्चर भी होता है, मैराइन ऑर्गेनिजम्स को जिसमें हम पालते हैं, और फ्रेश वाटर कल्चर भी इसी के अंदर आता है। एक्वा के ही टाइप हो जाते हैं। और मैरीकल्चर में पीसी कल्चर इसका एक टाइप है, पीसी कल्चर, जिसमें केवल फिशीज को पाला जाता है, और फिशीज के अलावा दूसरे ऑर्गेनिजम्स को पालते हैं, तो उसके लिए स्पेशली एक्वाकल्चर वर्ड यूज करते हैं। लाक वॉर्म के लिए नहीं होता है ये। तो हमारा फर्स्ट आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रियल प्रोडक्ट ऑफ हनी बी। इसी टाइप का हमने क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था। वहाँ पे क्या था, बाई प्रोडक्ट पूछा हुआ था, और मैंने बोला था कि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो रियल या फिर मेन प्रोडक्ट आपकी बात करें तो मेन प्रोडक्ट क्या है, हनी होता है। हनी से मेनली हम क्या है, एक प्रकार का मेडिसिन के रूप में काफ़ी यूज किया जाता है। सर्दियों में तो काफ़ी यूज करते हैं मेडिसिन में। नेक्स्ट, आउट ब्रीडिंग आपसे पूछा हुआ है, आउट ब्रीडिंग, और इससे रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट प्रीवियस पार्ट में बड़े अच्छे ढंग से डिस्कस किया था। आउट ब्रीडिंग, एक आउट क्रॉसिंग, कुछ ऐसी टर्म्स आती हैं, और एक इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, और एक था इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग। तो इनमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। इन ब्रीडिंग में तो बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड मेंबर्स होते हैं, जबकि आउट क्रॉसिंग में भी क्लोजली रिलेटेड होते हैं। बस फर्क इतना रहता है कि 4 to 6 जनरेशन तक उनके कॉमन एंसेस्टर नहीं होने चाहिए। आउट ब्रीडिंग में, आउट ब्रीडिंग की यदि बात करें, यहाँ पे आपकी स्पीसीज भी अलग अलग हो सकती हैं। और स्पीसीज से क्या करते हैं हम इसमें, अब देख सकते हो आप, सुपीरियर मेल ऑफ एनी वन स्पीसीज मेट विद द फीमेल ऑफ सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज के लिए तो हम आउट क्रॉसिंग या फिर इन ब्रीडिंग वर्ड यूज करते हैं ज़्यादातर, ब्रीडिंग सेम रहती है उसमें। इसके अलावा सुपीरियर मेल ऑफ एनी वन स्पीसीज मेट विद द फीमेल ऑफ अदर स्पीसीज, अदर स्पीसीज का जो फीमेल है वो यूज किया जाता है इसमें। और इसमें क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती हैं, याद रखना, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। और जबकि हम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, थोड़ी अलग टाइप की स्पीसीज भी यूज कर सकते हैं। तो हालांकि हमारा आंसर है वो बी ही करेक्ट रहेगा इसमें, आउट ब्रीडिंग से रिलेटेड। आउट क्रॉसिंग और आउट ब्रीडिंग में आप डिफरेंशिएट आपको पता होना चाहिए, ये सेम ब्रीड हो सकती है, यहाँ पे सेम ब्रीड, और यहाँ पे तो स्पीसीज ही अलग हो सकती है। तो कुछ मिलती जुलती टर्म है इन ब्रीडिंग और आउट क्रॉसिंग से रिलेटेड आपको बता दिया। इन ब्रीडिंग में तो आप बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड 4 to 6 जनरेशन का भी कोई मैटर नहीं होता इसमें, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स लिए जाते हैं, बिल्कुल सिबलिंग्स, उनके बीच में क्रॉसिंग से एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। अब यहाँ पे इनकरेक्टली मैचिंग आपसे पूछी हुई है, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी भी हो सकता है समझनी पड़े
कैलस क्या है? अनडिफरेंशिएटेड सेल मास है, इसके बारे में तो हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो करेक्ट है। और एम्ब्रियो कल्चर अगार अगार जेल के ऊपर किया जाता है। अगार अगार जेल है ना, ये टिश्यू कल्चर में तो हम यूज कर लेते हैं टिश्यू कल्चर में, लेकिन एम्ब्रियो कल्चर में थोड़ी सी कंडीशंस को सेंसिटिविटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। टिश्यू कल्चर में तो हम किसी भी टाइप का कोई टिश्यू यूज करके अगार अगार जेल पे यूज करते हैं। सस्पेंशन कल्चर में हम सेल मास सस्पेंडेड इन लिक्विड मीडियम, ये भी बात इसकी ठीक है, हालांकि ये मैंने बता दिया यहाँ पे इनकरेक्टली पेयर्ड है। इसमें हम एक लिक्विड मीडियम यूज करते हैं, लिक्विड मीडियम जिसके अंदर काफ़ी न्यूट्रिएंट्स है वो लिक्विड फॉर्म में सप्लाई किए जाते हैं। और अगार अगार जेल तो क्या है, एक प्रकार का सेमी सॉलिड फॉर्म रहती है। प्लांट टिश्यू कल्चर इट इज कैरिड इन कंट्रोल्ड कंडीशन, ये बिल्कुल ठीक है कि टिश्यू कल्चर को हम कंट्रोल्ड लेबोरेटरी कंडीशन में ही यूज मतलब करते हैं या फिर टेक्निक को परफॉर्म किया जाता है। तो हमारा जो इनकरेक्टली में ये बी ऑप्शन है वो ठीक रहेगा। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आगे भी आएगा, वैसे वहाँ पे भी आप देख लेना। फ्रॉम डेवलपिंग ए सीड द स्मॉल एम्ब्रियो इज रिमूव्ड एंड कल्चर्ड ऑन मीडिया, कोई एक मीडिया यूज किया जाता है, वहाँ पे हम कल्चर करते हैं एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है एम्ब्रियो कल्चर ही रहेगा इसमें। कैलस में तो किसी भी प्लांट का कोई पार्ट यूज किया जाता है। सस्पेंशन में फ्लोटिंग कंडीशन में हम कोई भी एक मीडियम के अंदर प्लांट का पार्ट रख लेते हैं, सस्पेंशन कल्चर उसको बोलते हैं। एक्सप्लेंट प्लांट आपको प्रीवियस पार्ट में बताया था, प्लांट का कोई भी एक भाग जो कि टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है, स्टेम का हो सकता है, रूट का हो सकता है, फ्लावर का कोई भी भाग भी हो सकता है। और ज़्यादातर कौन से हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो यूज करते हैं, टिश्यू कल्चर में ही यूज किया जाता है एक प्रकार का जो पोर्शन है। नेक्स्ट, वेयर द कैल्स इज मेंटेन्ड, कैलस को कहाँ पे हम मेंटेन करके रखते हैं, कैलस को कहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आगे उसको न्यूट्रिशन वगैरह सप्लाई किया जाता है। अभी अगार जेल है ना वो कैलस के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा ये जो सॉल्यूशंस है न्यूट्रिएंट मीडियम वगैरह है ये तो फर्दर स्टेज में प्रोवाइड किया जाता है, एम्ब्रियो कल्चर में भी यूज कर सकते हैं। एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, ये तो हम किस में पढ़ते हैं, ये तो एक प्रकार के डीएनए फ्रेगमेंट्स जो होते हैं ना, डीएनए फ्रेगमेंट्स को कट किया जाता है एंडो न्यूक्लियस एंजाइम से, आगे बायोटेक्नोलॉजी में भी आएगा। इसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी पढ़ा है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उसमें क्या होता है, डीएनए को ब्रेक किया जाता है, फ्रेगमेंटाइज किया जाता है और फ्रेगमेंट्स को उनकी लेंथ के बेस पे सेपरेट किया जाता है इलेक्ट्रोफोरोसिस में। तो वो तो एक अलग ही टेक्निक होती है, तो हमारा बी ऑप्शन है यहाँ पे ठीक रहेगा। नेक्स्ट, आपसे पूछा है कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं और आपको वहाँ पे आइडिया लगाना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही रहेंगी, उन्हें कॉम्बिनेशन बताने हैं। टू फिलफिल द डिमांड ऑफ फिशरीज प्रोडक्ट, फिशरीज प्रोडक्ट की डिमांड को पूरा करने के लिए डिफरेंट मॉडर्न टेक्निक आर एम्प्लॉयड, काफ़ी सारी नई नई टेक्निक हम यूज करते हैं, बात ठीक है ये। फिशरीज इज इंक्लूडेड ओनली साल्ट वाटर, साल्ट वाटर में थोड़े फ्रेश वाटर में भी यूज कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ये फॉल्स हो चुकी है। रियल एंड मरीगल्स आर एडिबल मैराइन, मैराइन में मैक्रिल तो मैराइन में आ जाती है, मरीगल्स तो किस में आ जाती हैं, फ्रेश वाटर फीसीज में आ जाती हैं। स्टेटमेंट ये भी एग्जाम्पल से रिलेटेड मैंने बताया था, जो फीसीज हैं इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे, कौन सी फ्रेश है और कौन सी मैराइन है, कुछ बेसिक्स एग्जाम्पल। often include a combination of fish and fisheries in a region, मतलब फिश और फिशरीज से रिलेटेड कुछ जो मटेरियल है या फिर हम बोल सकते हैं उससे रिलेटेड जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको यूज किया जाता है फिशरीज के अंदर, ये भी बात ठीक है इसकी। तो ये यहाँ पे ए और डी हमारे बी ऑप्शन है वो ठीक हो जाता है, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन आएगा नहीं, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो एक प्रकार का ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे बन के आ जाते हैं। मैच द कॉलम से रिलेटेड मैंने बताया है किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज एडिबल मैराइन, अब जब हमने फर्स्ट पार्ट में शुरू की थी शायद क्वेश्चन, शुरुआत के ही क्वेश्चन में था, वहाँ पे फ्रेश वाटर फिशेज का पूछा हुआ था आपसे, और वहीं सार्डाइन था ना एक एग्जाम्पल हमने छोड़ दिया था, मेजर कार्प वहाँ पे फ्रेश वाटर में लेके आए थे, और क्या था वहाँ पे मैराइन फिशेज का था, तो मैराइन फिशेज में आती है। और कैटला और रोहू ये तो बिल्कुल कॉमन से एग्जाम्पल है, 9th क्लास से ही आ जाते हैं, ये तो फ्रेश वाटर ही हैं, तीनों फ्रेश वाटर फिशेज आती हैं। तो एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम्पल ही कंफ्यूज कर सकते हैं, देख सकते हो हम फिशेज से रिलेटेड कितने क्वेश्चन है वो कर चुके हैं। इसके बाद द डायरी इंडस्ट्री कवर्स, जो डायरी इंडस्ट्री है इसमें हम ज़्यादातर मिल्क एंड मिल्क से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी
ग्रोथ पे ज़्यादा या फिर उनकी इम्प्रूवमेंट पे ज़्यादा जोर देते हैं। तो हालांकि आप लगभग आ ही जाते हैं इसका ऑप्शन, फिर भी पढ़ लेते हैं। प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल सही है। प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, प्रोसेसिंग से रिलेटेड भी इस पे ध्यान दिया जाता है डायरी मैनेजमेंट में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, तो डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, ये तीनों ही प्रोसेस इसमें यूज की जाती हैं। ऑल ऑफ द अबव है वो इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विच मैमल्स हैव रिसीव्ड अटेंशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क की प्रोडक्शन है उसके लिए किस जानवर पे या फिर किस कैटल पे हमने ज़्यादा ध्यान दिया है। काउज पे भी ध्यान दिया है, बुफेलोज पे तो बहुत ज़्यादा दिया है, गोट्स पे भी काफ़ी सारे जो वेटनरी अलग अलग टाइप की स्कीमें आती रहती हैं गवर्नमेंट की जिसमें इम्प्रूवमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो ऑल हमारा यहाँ पे ठीक रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, जैसे आप इस चैनल के साथ रेगुलर जुड़े हुए हो ऐसे ही हमारा भी एक पर्सनल चैनल है जो बायोलॉजी बाय दीपक नैन, जिसमें आपका जो बायोलॉजी कंटेंट है एनसीईआरटी बेस्ड 11th और 12th का, और स्पेशली 9th 10th का भी आपको कंटेंट है बायोलॉजी का, वो अच्छे ढंग से करवाया हुआ है, बिल्कुल अच्छे अट्रैक्टिव नोट्स की फॉर्म में आपको पीडीएफ्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की हुई हैं। साथ में वहाँ भी आपको इंटरेस्टिंग सेशंस मिल जाएंगे जिसमें आप एज ए फ्रेशर के रूप में पढ़ सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके अलावा यदि आपको वहाँ पे क्रैश कोर्स टाइप में यदि फास्ट रीडिंग लेनी है तो वो भी आप वहाँ से कवर अप कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको डेली अपडेट है, टाइम टू टाइम काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो कवर करवाई जाती हैं। और स्पेशली 9th 10th के तो आपको वहाँ पे कंप्लीट सिलेबस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है वो प्रोवाइड किया हुआ है। तो इस टाइप से आप इस चैनल के साथ भी जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सर्च करके इससे रिलेटेड जो कंटेंट है आपको क्या कुछ पसंद आता है उसको भी आप ज़रूर स्टडी करें। और इसके अलावा ये अलग अलग हमारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें हम हमारे साथ आप कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। द सेल मास आर केप्ट इन लिक्विड मीडियम इन सस्पेंशन कल्चर में हम सेल मास को कैसे रखते हैं, यही पूछा है। तो फ्लोटिंग कंडीशन में रखा जाता है, सस्पेंडेड कंडीशन यही है कि वो डूबे ना बिल्कुल, ठीक है। सस्पेंशन कंडीशन फ्लोटिंग कंडीशन है, इसके अलावा ना तो एयर में रखते ना उसको टोटली गोला जाता है। नेक्स्ट, वर्कर बीज मीन्स, जो वर्कर बीज, अब हनी बी एक प्रकार का सोशल एनिमल्स है, ग्रुप में रहना पसंद करता है और इसमें मेनली 3 टाइप की मधुमक्खियाँ मिलती हैं। एक तो क्या रहती है हमारी जो क्वीन होती है, क्वीन क्या होती है, फर्टाइल फीमेल होती है जो कि एग प्रोडक्शन करती रहती है। इसके अलावा वर्कर्स होती हैं और वर्कर्स क्या होती हैं, इनफर्टाइल फीमेल, ये काम करती रहती हैं जो भी शायद इकट्ठा करना वही। और एक होते हैं ड्रोन्स, और ड्रोन्स क्या होते हैं, ये मेल्स होते हैं और मेल्स हैप्लॉइड होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और फीमेल्स डिप्लॉयड होती हैं। और जब हम हैप्लॉइड डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं फीमेल्स ये हनी बी के अंदर, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि डिप्लॉयड कंडीशन में फर्टाइल कंडीशन होना जरूरी नहीं है। डिप्लॉयड कंडीशन ये बताता है कि फीमेल है वो। फर्टाइल इनफर्टाइल कंडीशन आपको सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं उनके लिए एक्स्ट्रा टॉपिक डाला हुआ है कि किस तरीके से, शायद ये मोलिकुलर जो बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के ही एक्स्ट्रा में मिल जाएगा आपको सप्लीमेंट्री सिलेबस में। तो वहाँ पे कुछ कम्बिनेशंस हैं कि किस तरीके से फीमेल है ना वो इनफर्टाइल भी हो सकती है। मेल्स तो ज़्यादातर फर्टाइल ही होते हैं, हैप्लॉइड कंडीशन उनके अंदर पाई जाती है, और ये दोनों डिप्लॉयड होते हैं फीमेल्स। और इनमें फर्टिलिटी होगी या नहीं होगी वो बड़ा मैटर करता है, इनके जो क्रोमोसोम्स वगैरह हैं वो किस कम्बिनेशन में आके मिलते हैं। तो यहाँ पे इनफर्टाइल फीमेल्स हैं वो वर्कर्स होती हैं, उसी से रिलेटेड आपसे पूछा हुआ है। वर्कर्स क्या होती हैं अपनी इनफर्टाइल फीमेल्स। मेल्स तो सारे ही फर्टाइल होते हैं और फर्टाइल फीमेल को क्वीन बोलते हैं, फर्टाइल मेल है वो ड्रोन होते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया रखना पड़ेगा किसको क्या बोला जाता है। नेक्स्ट, एस मतलब स्टेटमेंट है, आर मतलब रीजन है। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है आपका, और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको काफ़ी मिलने लग गए हैं। बोर्ड एग्जाम में तो मिलते ही हैं और नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। इन डेवलपिंग कंट्रीज 5000 मिलियन, और इसका आंकड़ा यदि आपने थोड़ा सा माइंड को कॉमन सेंस यूज कर लेना, कितना हो जाता है ये, 5 बिलियन हो जाता है, 5 बिलियन। और 5 बिलियन क्या बोला इसने, डेवलपिंग कंट्री में 5 बिलियन पीपल्स आर डिपेंडेंट ऑन द फिशरीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और टोटल पॉपुलेशन कितनी है हमारे इंडिया इसकी पूरे वर्ल्ड की, 8 बिलियन है। 8 बिलियन में ये बोल रहा है कि डेवलपिंग कंट्री में इतने सारे लोग हैं
और इतने सारे लोग फिशरीज पे डिपेंडेंट है, तो यहीं से हमारी स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाती है। और असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन में यदि आप पहली स्टेटमेंट को फॉल्स बता देते हो तो वहां से आपका कौन से वाली कंडीशन आ जाती है, डी ऑप्शन है वहाँ ठीक हो जाता है। फिशरीज इज इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये तो हम मान सकते हैं कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन ये स्टेटमेंट ही जब फॉल्स होती है। तो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चनिंग में आपको ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट पे ध्यान देना पड़ता है। रीजन यदि आप फॉल्स बता देते फिर सी की तरफ बढ़ जाते। यदि दोनों स्टेटमेंट आपको, जब आप इन दोनों के बीच में बिकॉज लगा के स्टेटमेंट पूरी को बना सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, और आपको लगता है कुछ लॉजिक आ रहा है बीच में, एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जब आपको ट्रू स्टेटमेंट मिल जाती हैं और लगभग बिकॉज लगा के आप बना रहे हो, फिर आपका ऑप्शन ए बन जाता है। और उसके बाद यदि आपको लगता है स्टेटमेंट दोनों ठीक हैं लेकिन अलग अलग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं ये जुड़ी हुई नहीं है, जैसे हम लिंकर्स पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, लिंकर्स जोड़ जोड़ के दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ के एक सेंटेंस बनाया जाता है, तो वहीं पे ये बिकॉज का कॉन्सेप्ट आप लगा के यूज करो, बिकॉज लग के कुछ लॉजिक निकल रहा है तो ए आ जाता है, और वरना उसका बी रहता है, जहाँ पे कॉन्सेप्ट सही है लेकिन अलग अलग जगह से आए हुए हैं। तो नेक्स्ट हम बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा सिंगल सेल प्रोटीन से रिलेटेड। सिंगल सेल प्रोटीन्स में हम क्या यूज करते हैं, कुछ हमारे एक प्रकार का एक्स, या फिर हम बोल सकते हैं कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो कि बच जाता है किसी भी, जैसे स्ट्रा वगैरह हो गया, इसके अलावा कुछ वेस्टेज वगैरह हो गया, ये मान सकते हो वेस्ट्स वगैरह हैं, एनिमल और प्लांट वेस्ट, उनको क्या किया जाता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन करवाया जाता है, फर्मेंट। फिर क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, प्रोटीन से भरपूर जो प्रोडक्ट है वो बनते हैं, और यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। सिंगल सेल प्रोटीन जब हम पढ़ते हैं ना तो इसके अंदर फर्मेंटेशन का ही जिक्र किया जाता है, और सबसे ज़्यादा इसी का यूज करते हैं हम, फर्मेंटेशन का ही। फर्मेंटेशन हमने पढ़ा है अनएरोबिक रेस्पिरेशन का एक टाइप है, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन तो हालांकि यदि यीस्ट यूज किया जाए, अब यीस्ट की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, यीस्ट यूज करेंगे तो अल्कोहल प्रोडक्शन यूज करेंगे हम, अगले चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स के बारे में, तो यीस्ट यूज करेंगे तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहल बनता है। लेकिन यदि हम बैक्टीरिया वगैरह कुछ पार्टिकुलर बैक्टीरिया यूज करते हैं तो उस केस में वो बैक्टीरिया प्रोटीन्स भी बनाते हैं। तो ये सिंगल सेल प्रोटीन, इसका शॉर्ट फॉर्म SCPB आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेन सोर्स ऑफ फिशरीज इज, मछलियाँ पकड़ने का सबसे ज़्यादा जो बड़ा सोर्स क्या है, मेन सोर्स क्या है। अब नदियाँ हैं, नदियों में तो बहती रहती हैं, फिशेज वगैरह मिलती हैं, फ्रेश वाटर फिशेज मिलती हैं इनसे, पौंड से और रिवर से। पौंड तो आर्टिफिशियल होते हैं, हम ज़्यादातर इसमें फिश कल्चर करते हैं मछलियों को। समुद्रों से और नदियों से ज़्यादातर क्या किया जाता है, फिश कैप्चर किया जाता है, पकड़ा जाता है। तो नदियों के कंपैरिजन में समुद्र तो बहुत ज़्यादा एरिया में कवर किए हुए हैं, तो इसका मतलब हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा, मेन सोर्सेज से रिलेटेड। और इस तरीके से आप देख सकते हैं आज हमने पार्ट सेकंड कंप्लीट कर लिया है, इसका एक पार्ट बचा हुआ है पार्ट थर्ड, उसमें भी आपको बचे हुए जो क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे इस चैप्टर के। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।